अस्सलामुअलैकुम। ये जो किताब है ये आज की क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। तो अब हम इस किताब के जो पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ, इसका लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला टॉपिक है इसमें, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। और हमने यहाँ पे जितने भी हाईलाइट किए हैं आप भी अपने किताब में इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ भी हमने हाईलाइट किया है ना, इसको बहुत ही अच्छे से हम पढ़े हुए हैं और आप भी इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और जो बोलेंगे याद रखने के लिए उसे याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आज आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है। इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग-अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं कि पहले चीज़ें कैसे हुआ करती थी और बाद में चीज़ें कैसी हुई। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाक़ई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूँट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपने ज़हन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ? रेलवे के आने से पहले लोग दूर-दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे? सुबह-सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी? मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे चाय या फिर कॉफ़ी पीना एक ही तारीख से स्टार्ट नहीं हुआ होगा। ये धीरे-धीरे लोगों के ज़बान में चढ़ता गया और फिर हम चाय पीने की शुरुआत करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हो जाती है, एक निश्चित तारीख से नहीं हो जाती है। ये धीरे-धीरे होती चली जाती है। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद भी कर लीजिए और अपने नोटबुक में इसको हाइलाइट भी कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है, ये वाला। इसको देखिए यहाँ पे। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ये जो ब्राह्मण और ये ब्रिटेनिया है, इसको शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जेम्स रेनेल, ये नक्शा जेम्स रेनेल ने बनाया था और ये पहला नक्शा है। ये पहला नक्शा का आवरण है और कब 1782 में। और बनाने को किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं। ये ये प्राचीन ये प्राचीन पवित्र ग्रंथ ये प्राचीन पवित्र ग्रंथ भारत के लोग जो है ना कि ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं। मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं।
तो ये रहा पहला पहला पेज जिसमें इसको अब मिटा देते हैं, छोड़ो रहने देते हैं इसको। आगे बढ़िए, आगे क्या है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे-धीरे उनकी ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हम। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ये सब धीरे-धीरे लंबे समय तक होती चली जाती है। इसको इससे मिटाते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी-बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। यहाँ पे हम केवल उसी का एक निश्चित डेट बता सकते हैं कि किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुए, उसने कौन सी लड़ाई किस साल में लड़ी, गद्दी पे कौन बैठा, किस साल में गद्दी पे कौन बैठा। इस तरह के सवालों में हम लगा सकते हैं, मतलब बता सकते हैं तिथियां। सॉरी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी-रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। तो यहाँ पर भी हमने कुछ हाइलाइट किया जो कि वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये कौन है और इसके पीछे क्या है ना। तो आइए इसको भी अच्छे से हम देखते हैं नीचे। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुई और किस तरह नई रुचियां चलने में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया। कब? 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया। यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। कौन से लोग? शाही लोग। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप एक भारतीय महल देख पा रहे होंगे। जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर बैठा हुआ है। फिर से ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा कौन? राजकुमार आर्थर। फिर से एक बार, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा का नाम राजकुमार आर्थर है और ये घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। एक बार फिर से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सच में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से,
ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा का नाम राजकुमार आर्थर, और राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ठीक है, याद हुई एक बार फिर से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा का नाम राजकुमार आर्थर, और राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया था। ये कौन सी तारीख है? ठीक है, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन काल महत्वपूर्ण है। उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन काल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास इम्पोर्टेंट है वैसे। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग-अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिपन, कर्सन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना? के बारे में भी पढ़ते हैं, सॉरी। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग-अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? एक बार यहाँ पर भी फिर से आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है वैसे। वैरेन हेस्टिंग 1773 में 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। वैरेन हेस्टिंग, ये है वैरेन हेस्टिंग। जो वैरेन हेस्टिंग है, ये भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1773 में। और भारत के मतलब इसको हम बंगाल कह सकते हैं, बंगाल। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। ये वाला जो है, ये आपको समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। इस वाले पैराग्राफ को पढ़िएगा अच्छे से और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं, तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। उसे हम चैप्टर्स में क्यों बांट देते हैं? पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे तीसरा, चौथा, सॉरी, हाँ, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य हो, कुछ कुछ कनेक्शन हो, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती। जैसे अब आप ऐसे समझे, मान लीजिए ये आपकी कहानी चल रही है। मान लीजिए यहाँ पर
आपकी कहानी चल रही है, तो आपकी कहानी में मेरा कोई रोल नहीं है। अगर आपकी कहानी में मेरे बारे में कुछ बताया जाए तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, है ना? तो मतलब जिस बारे में आप बता रहे हैं तो उसी बारे में आप बताना चाहेंगे। जैसे कि अगर हम गवर्नर जनरल के जीवन के बारे में बता रहे हैं तो इसमें भारतीय भारतीय क्या करते थे, भारतीय भारतीय की गतिविधियां का कोई मायने ही नहीं रखती। उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती, कोई जगह नहीं होती। माफ कीजिएगा। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? ये सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस इतना आप रट ही लीजिए, कैसे भी कुछ भी करके यहाँ तक रट ही लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं, बन सकते हैं वैसे। माफ कीजिएगा। ठीक है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक कौन थे वो? जेम्स मिल ने विशाल में 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी थी। हिंदी में बोला जाए तो ब्रिटिश भारत का इतिहास एक किताब लिखा था। एक बार फिर से जेम्स मिल ने जेम्स मिल ने 1817 में एक किताब लिखी थी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? आप इसको ऐसे समझें, हम आपको ऐसे समझाते हैं इसको। आप इसको ऐसे समझिए। इन्होंने क्या किया इन्होंने ये किया कि जो भारत के इतिहास को इन्होंने 3 कालखंडों में बांट दिया। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इनका मतलब ये था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में इन्होंने भारत के इतिहास को बांट दिया। मतलब अगर अगर यहाँ पे हिंदुओं का शासन चल रहा है तो मुस्लिम का कोई रोल ही नहीं है, ब्रिटिश का कोई रोल ही नहीं है। अगर मुस्लिम का शासन चल रहा है तो हिंदू का कोई रोल ही नहीं है, ब्रिटिश का कोई रोल ही नहीं है। अगर ब्रिटिश का शासन चल रहा है तो मुस्लिम का कोई रोल ही नहीं है और हिंदू का कोई रोल ही नहीं है। जबकि जब हिंदू का शासन चल रहा होगा तो इसमें मुस्लिम भी तो होंगे, उसमें ब्रिटिश भी तो होंगे। जब मुस्लिम का शासन चल रहा होगा तो उसमें हिंदू भी होंगे, ब्रिटिश भी होंगे। ये तो पागलपन हुई ना। ऐसे ऐसे हम थोड़े ना बांट सकते हैं, है ना? ऐसे हम थोड़े ना बांट सकते हैं। लेकिन इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? हम इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मेरे को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों
और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। लेकिन यूरोपीय यूरोपीय शिष्टाचार को, कला को, संस्थानों को और कानूनों को लागू किया जाए। मतलब मिल की राय क्या था ब्रिटिश शासन भारत को लेके, कि अगर अगर यहाँ पर यूरोपीय शिष्टाचार आ जाए, यूरोपीय कला, संस्था और कानून लग जाए, तो यहाँ पे जो इंडिया है ये एक सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के भूभाग पर कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। कैसे? जब वो आया तो आप जानते हैं, जब ब्रिटिश ने भारत पे कब्जा किया तो क्या क्या हुआ। और ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि अगर, हाँ, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि अगर अंग्रेज भारत पर कब्जा कर ले तो भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान नहीं। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? अभी कितने पेज और हैं? बस थोड़े और हैं, खत्म हो जाएगा। बस थोड़े से और हैं। हम्म, हम्म, कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे थे। ठीक है। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या ज़रूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। इन कालखंडों में बांटने की समझ कहाँ से आई है? पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता के ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। नहीं, यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब ये औपनिवेशिक क्या होता है? अब ये औपनिवेशिक क्या होता है, आइए इसको देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। औपनिवेशिक बहुत ही इजी भी है वैसे। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया गया है औपनिवेशीकरण का। क्या है? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक
और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। एक बार फिर से, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से किस तरह के बदलाव आते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को ही एक ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया है। हम किस तरह जानते हैं, भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, ये टॉपिक है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार मतलब आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए, है ना। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार मतलब आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। सही है, आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों मतलब आर्काइव्स में देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, और यहाँ ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी क्या होते हैं? खुशनवीसी कौन होते हैं? खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, 19वीं सदी के मध्य तक छपाई जब नई दिल्ली का निर्माण सॉरी जब छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी, इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। ठीक है, अभी ऊपर कुछ बचे हुए हैं तो इसको भी हम पूरा अभी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे तो हो गया पूरा, ये वाला देखते हैं। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्टें। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। हाँ, बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है ना। ऐसे विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पड़ना। तो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल संख्या 52146 है। गृह राजनीतिक भारत सरकार, ये कुछ है, छोड़िए। यहाँ पर देखते हैं, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? 1920 के दशक में बनाया गया। भारतीय
राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? 1920 के दशक में। इसको आप रख लीजिए। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास उसके नजदीक बनाए गए थे। किसके? वायसराय। तो आप यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थाओं का कितना भारी महत्व था, कितना इम्पोर्टेंट था ये। तो आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा और है यहाँ पे, बस थोड़ा सा और ही है, तो उसके बाद खत्म। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको भी निपटा लेते हैं। हाँ, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। अगर आप किसी देश पर अपना शासन चलाना चाहते हैं तो उस देश के बारे में आपको जानना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना की भी जाने लगी। एक बार फिर से सॉरी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे शायद मैं कुछ गलत पढ़ गया। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। एक बार फिर से, 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं शरीफे का पौधा, 1770 का दशक। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारियां किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। यहाँ पे इसको देखते हैं। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई, सॉरी माफ कीजिएगा, हम कहाँ चले हैं भाई, हाँ यहाँ पे, कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बनाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयाँ क्या वजह थी कि कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम एक दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्राओं के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा
कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना चाहते थे, सॉरी जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे आपको बात समझ में आने लगेगी। इसको देखते हैं, गतिविधि स्रोत 1 और 2 को देख के आपको प्रतिवेदन के स्वरूप में कोई फर्क दिखाई देता है, बताएं कि आपको क्या फर्क लगता है। इसको छोड़िए, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट था ये वाला, इसको देखते हैं। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। ये बंगाल का है। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। यहाँ पे सर्वेक्षण हो रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीरें 1832। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र में चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। बस ये लास्ट है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। इंसानों के खाने के लायक नहीं। अखबारों से देश के विभिन्न भागों में चल रहे आंदोलनों का, माफ कीजिएगा, इसको देखते हैं। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे 1857 का विद्रोह है ये। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको देखते, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होती है। तो हम कुछ सवाल पूछते हैं थोड़े से, बताइए। कुछ सवालात हैं जो कि हम आपसे पूछने वाले हैं। सवाल ये है, पहला सवाल कि क्वीन विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम क्या था, और वो जो उनका बेटा था उनको कौन सी पदवी दी गई थी। फिर किसने किसने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। तो ये आपका भागों में बांटा था, ये आपका होमवर्क हो जाता है। पूछते नहीं, हाँ ये सवाल है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। हाँ, एक और बात, जब मतलब हम इसको पढ़ा रहे थे तो शायद कुछ गलतियाँ हो गई होंगी बोलने में या फिर कोई और चीज़ में, तो उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।